जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल अन्वेष साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे हम अच्छे से समझेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक इसको हम पूरा समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अन्वेष साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। अब देखिए कार्बन के बारे में कुछ हम कार्बन तथा इसकी यौगिक इस चैप्टर का नाम है, तो कार्बन के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे, ज्यादा आसानी रहेगा समझने में। तो कार्बन का देखिए संकेत होता है C और कार्बन का परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉन संख्या होता है। तो इसका परमाणु संख्या हो गया 6 और परमाणु द्रव्यमान देखिए, अब परमाणु द्रव्यमान इसका लगभग 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? 12। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक ही है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है कार्बन का? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग जानते हैं कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, प्रथम कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 और चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे, तो प्रथम कक्षा में तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। इसका परमाणु संख्या होता है, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन संख्या होता है 6। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन संख्या। और प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके बाद इसके पास तो 8 बचा नहीं है, इसके पास बचा है 4 में 6 में से पहला हम 2 लिख दिए, अब बचा है 4। तो इसका दूसरा कक्षा या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4। अब देखिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन का? कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्वों के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, तो यही हमारा हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि अंतिम कक्षा में किसी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। अब संयोजकता कितना होता है कार्बन का? संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितना होता है? तो देखिए इसका संयोजकता कैसे हम लोग पता करेंगे। कार्बन का संयोजकता यानी कि वैलेंसी, जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो जितना अधिक है उसको हम 8 में से घटा देंगे, जितना बचेगा वही हो जाएगा संयोजकता। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गया है 5, किसी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5। जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं या सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम को हम ले लेते हैं, सोडियम का होता है परमाणु संख्या 10, इसका परमाणु संख्या होता है 10। अब इसका परमाणु संख्या हो गया 10। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2,8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8। अब 2,8 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है?
8 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इसका हो जाएगा 8, लेकिन इसका संयोजकता कैसे पता करेंगे? तो अब देखिए ये 4 से अधिक है, तो इसको हम 8 में से घटा देंगे, तो ये भी ऑलरेडी 8 है, तो इसको हम 8 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि सोडियम का संयोजकता होता है 0। या एक और हम ले लेते हैं, एक और कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कार्बन, ये वाला है, नाइट्रोजन को ले लेते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का होता है, कितना होता है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, क्योंकि दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 7 में से 2 हम लिख दिए हैं, अब बचा है कितना 5, तो इसका अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता पता करेंगे, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का संयोजकता अगर हमें लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? संयोजकता जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता, लेकिन एक कंडीशन है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 से अधिक है तो उसको 8 में से घटाएंगे और जितना बचेगा वही होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 5 है, तो इसको 8 में से घटाएंगे, 5 5 को 8 में से घटाएंगे तो होगा 3, यानी कि नाइट्रोजन का संयोजकता होगा 3। तो इस तरह से हम किसी भी तत्वों का संयोजकता आसानी से पता कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा कार्बन है ये सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन कैसा बंधन बनाता है? तो कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। अब देखिए जो सहसंयोजक बंधन बनाता है जो तत्व, उसे कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, यानी कि कार्बन सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है कार्बन, सहसंयोजक यौगिक। कैसे यौगिक है कार्बन? तो सहसंयोजक यौगिक है। अब सहसंयोजक यौगिक हमारा कार्बन हो गया। अब कार्बन के बारे में कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना कुछ सिद्धांत दिए, जैसे बर्जीलियस साहब आए थे, तो बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्बन के बारे में कुछ सिद्धांत दिए। कौन व्यक्ति? बर्जीलियस। तो आपसे पूछ सकता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत अब कब दिए थे जीवन शक्ति का सिद्धांत? तो 1815 में दिए थे जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा बर्जीलियस। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस साहब ने कब दिए थे? तो 1815 में। अब इन्होंने इसमें बताए थे जीवन शक्ति के सिद्धांत में कि कार्बन का यौगिक प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, बर्जीलियस साहब कहे थे। और ये इन्होंने कहे थे कि जो कार्बन का यौगिक है उसको बनाने के लिए बहुत ही शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और उतना शक्ति मानव के पास नहीं है, यानी कि कार्बन का यौगिक का प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है और उतना शक्ति मानव के पास नहीं है। यह यानी कि कार्बन ईश्वर के द्वारा दिया गया देन है। इन्होंने कहे थे कि कार्बन को मनुष्य नहीं बना सकता है, ये प्राकृतिक द्वारा दिया गया देन है, यानी कि ईश्वर का दिया गया देन है इनके अनुसार। कार्बन का यौगिक प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। किसने कहा था? तो बर्जीलियस ने। लेकिन इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था ओहलर। बर्जीलियस का एक शिष्य थे, यानी कि एक चेला थे, इनका शिष्य थे जिनका नाम था, चेला था, चेला उनको हम कह सकते हैं, जिनका नाम था ओहलर। ओहलर ने अब देखिए इनका जो सिद्धांत था उसको गलत साबित कर दिए। उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिए। ओहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिए, और जो इनका कथन था यानी कि जो सिद्धांत था जीवन शक्ति का सिद्धांत, वो हो गया फेल हो गया वो। तो ओहलर ने किसका निर्माण कर दिए? यूरिया का। अब यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, CONH2 सूत्र होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूरिया का फॉर्मूला।
NH2CO NH2 ये यूरिया का सूत्र होता है, आप इसे याद रखिएगा। NH2CO NH2 यूरिया। अब देखिए जो यूरिया है ये प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है, यानी कि प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है। प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे। कलर के बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था कोल्बे। अब कोल्बे ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया, यानी कि एसिटिक अम्ल बना दिए। एसिटिक अम्ल किसने बनाया? तो कोल्बे एक वैज्ञानिक थे, उसी ने एसिटिक अम्ल बना दिए प्रयोगशाला में। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। फिर इनके बाद एक और वैज्ञानिक आई, बर्थेलेट एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था बर्थेलेट। इन्होंने प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण कर दिए। मीथेन गैस का निर्माण कर दिया। मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। अब देखिए अब इसी तरह और वैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग कार्बन के यौगिक का निर्माण कर दिए, और कार्बन के यौगिक बनाना संभव हो गया, और इनका कथन हो गया गलत, इनका सिद्धांत हो गया फेल। अब देखिए अब आगे अब हम लोग समझते हैं, पहले आप इसका के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। अब इसका हम अपरूप के बारे में जानेंगे। कार्बन का अपरूप। तो कार्बन का 3 मुख्य रूप से अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप मुख्य रूप से 3 होता है। पहला होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरिन। पहला इसका अपरूप है हीरा, यानी कि हीरा पहला इसका अपरूप है, और दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा अपरूप है फ्लोरीन। कार्बन का तीसरा अपरूप है फ्लोरीन। अब तीनों ये कार्बन के अपरूप हैं। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अगर तत्व पूछेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा, लेकिन पदार्थ पूछेगा तो हीरा हो जाएगा। यानी कि हीरा का विशेषता हो जाएगा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अब देखिए हीरा एक प्रकार का अधातु है। हीरा क्या है? यानी कि अधातु है। यह अधातु है, अब हीरा में ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, यानी कि हीरा जो है ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये तीसरा इसका विशेषता हो जाएगा, ये दूसरा है और ये पहला है। अब हीरा का जो आकार होता है, हीरा का आकार त्रिविमीय होता है। इसका आकार कैसा होता है? त्रिविमीय इसका आकार होता है। अब देखिए जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारा है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? पेंसिल बनाने में। इसका यूज अगर हम लिखेंगे ग्रेफाइट का प्रयोग यानी कि यूज, तो इसका यूज हम करते हैं पेंसिल बनाने में। पेंसिल बनाने में इसका यूज करते हैं। अब देखिए ये जो होता है ये मुलायम और फिसलनदार होता है। जो ग्रेफाइट है मुलायम और फिसलनदार होता है, यानी कि ग्रेफाइट मुलायम और
फिसलनदार होता है, मुलायम और फिसलनदार होता है। अगला अब देखिए इसका क्या विशेषता हो जाएगा। मात्र में एक ऐसा अधातु है ग्रेफाइट जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट मात्र में एक ऐसा अधातु है जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं यह विद्युत और ऊष्मा का विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला इसका क्या कंडीशन हो जाएगा, इसका आकार कैसा होता है, इसका मतलब ग्रेफाइट का आकार, तो इसका आकार होता है षटकोणीय। इसका जो शेप होता है, आकार होता है षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट का आकार षटकोणीय, ग्रेफाइट का आकार होता है षटकोणीय। अब देखिए फ्लोरीन से कुछ संबंधित क्वेश्चन बनेगा। फ्लोरीन का खोज किसने किया था, इसका खोज, फ्लोरीन का खोज किया था बकमिस्टर फ्लोरीन। इसका खोज किया था बकमिस्टर फ्लोरीन। इसका खोज किसने किया था, बकमिस्टर फ्लोरीन ने किया था। अब इसका आकार होता है, फ्लोरीन का आकार होता है फुटबॉल जैसा। इसका आकार होता है फुटबॉल के जैसा। फ्लोरीन का आकार कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या 60 होता है। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या 60 होता है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है, 60 होता है। अब आपसे पूछेगा हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखने का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। हीरा में अंतर और ग्रेफाइट में अंतर हो जाएगा कि हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, और इसमें हो जाएगा ग्रेफाइट में कि ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। हीरा एक प्रकार का अधातु है, ग्रेफाइट भी एक अधातु है, और जो हीरा है सबसे कठोर पदार्थ होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, और ग्रेफाइट में लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट सबसे मुलायम और फिसलनदार होता है। तो इस तरह से, और इसका आकार त्रिविमीय होता है, ग्रेफाइट का आकार षटकोणीय होता है। तो दोनों में अंतर पूछेगा तो आप आसानी से लिख पाइएगा। और फ्लोरीन से यहाँ से आप सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका आकार कैसा होता है, तो फुटबॉल की तरह होता है। हाइड्रोकार्बन, 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 हाइड्रो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने से बनता है उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हम लिख सकते हैं वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने से बनता है। वैसा यौगिक, वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने से बनता है। जो हाइड्रोजन एवं कार्बन यानी कि सी के मिलने से बनता है, मिलने से बनता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यूरिया। एग्जाम्पल में हो जाएगा यूरिया यानी कि NH2CONH2, या मीथेन हो जाएगा CH4, या एसिटिक अम्ल हो जाएगा CH3COH, या अल्कोहल भी हो जाएगा, या एथिलीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा C2H5OH। इस तरह से और आगे भी हो सकता है। तो ये हमारा सारा का सारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने से बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि उसमें कार्बन दिखाई देगा, कार्बन उसमें मौजूद होगा,
उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और साथ ही में हाइड्रोजन भी रहेगा, दोनों के मिलने से बनेगा, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे NH2CO NH2 यानी कि यूरिया, CH4 यानी कि मीथेन, CH3COOH यानी कि एसिटिलीन है, और अगला हो जाएगा C2H5 यानी कि अल्कोहल। ये सब हमारा हाइड्रोकार्बन है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।